Okay, so welcome back once again to a brand new chapter of Newton's laws of motion. आज जो हम करने जा रहे हैं that is the law of conservation of momentum. इसको ब्रेक्स में देखेंगे हम कैसा है. The topic is conservation of momentum. इसके लॉ के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है कब. ओके तो इसे समझने के लिए हम पहली क्लास में जाते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब हम फोर्स की बात कर रहे थे. ओके जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मैंने तुम लोग को बोला था कि फोर्स एक्चुअली में होता क्या है. फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ओके हमने यही बोला था ना कि फोर्स क्या होती है किसी भी बॉडी पे. इट इज द रेट ऑफ change of momentum, change in momentum upon time. Now this can be written as momentum क्या होता है. Final momentum. Change in momentum मतलब final momentum upon initial momentum. That means final momentum minus initial momentum upon t. और यहां से अगर मैं m कॉमन ले लूं तो ये मेरा आ जाएगा mass into v minus u upon t. I know that v minus u upon t is acceleration. So this whole thing comes out to be mass into acceleration. This whole thing comes out to be mass into acceleration. So यहाँ से मेरा Newton's second law निकल के आया that force is equal to mass into acceleration. Basically the true statement is force is the rate of change of momentum. कि अगर कहीं ना कहीं पे कोई force लग रही है तो उस बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है. एज सिंपल एज दैट. दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अब इसका उल्टा भी तो ट्रू होगा ना. फर्स्ट स्टेटमेंट इज अगर कहीं पे फोर्स लग रही है तो उस बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा होगा. तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है इसका मतलब उस पर कोई फोर्स लग रही है. ये भी बोल सकते हैं हम. अगर किसी चीज का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो मतलब इसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी. इसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी मतलब उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही है. यस तो मैं ये भी बोल सकता हूं. और फिर मैं एक और चीज बोल सकता हूं. अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा. मैंने अभी अभी बोला अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है मतलब उस पर कोई फोर्स लग रही होगी. तो अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा मतलब ये वैल्यू आ गई जीरो तो ये वैल्यू भी आ जाएगी जीरो तो फोर्स भी आ जाएगी जीरो. मतलब अगर किसी बॉडी का मोमेंटम नहीं चेंज हो रहा उस पे फोर्स एक्ट कर रही है जीरो. अब मैं इसका ऑपोजिट भी बोल सकता हूं. अगर किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रही है जीरो मतलब उसका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा. ओके सो हमने चार चीजें बोली थोड़ा सा उल्टा मुल्टा करके. ठीक है एक से दूसरी चीज को हमने डिड्यूस कर लिया फिर उस चीज से दूसरी चीज को डिड्यूस कर लिया उस चीज से दूसरी चीज को डिड्यूस कर लिया. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स लग रही है तो उसका मोमेंटम चेंज हो रहा होगा. दिस इज द ओनली वे टू सी कि फोर्स लग रही है या नहीं. अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रही है मतलब उसका मोमेंटम चेंज हो रहा होगा. सेकेंड स्टेटमेंट इज अगर किसी चीज का मोमेंटम चेंज हो रहा है अगर किसी चीज का मोमेंटम चेंज हो रहा है इसका मतलब उस पे फोर्स लग रही है. यस कन्वर्स भी ट्रू होगा ना. यस अगर तुम कहीं पे फोर्स लगा रहे हो किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है. दूसरी स्टेटमेंट इज अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है मतलब उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही है. तीसरी स्टेटमेंट इज अगर किसी बॉडी का मोमेंटम नहीं चेंज हो रहा मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही. चौथी स्टेटमेंट अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रही मतलब उसका कोई मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. जो स्टेटमेंट नंबर 4 है स्टेटमेंट नंबर 4 is the law of conservation of momentum. ओके एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. मैं चार स्टेटमेंट्स बोलूंगा. पहली स्टेटमेंट हमने पढ़ी है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मैं दो तीन स्टेटमेंट्स और बोलूंगा. उसमें से जो लास्ट वाली स्टेटमेंट होगी दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज तुम किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ उसका मोमेंटम चेंज होगा. ये न्यूटन भाई साहब ने बोला था. ठीक है उन्होंने दिया न्यूटन का सेकंड लॉ. उन्होंने बोला कि अगर तुम किसी चीज पे फोर्स लगाओगे तो उसका मोमेंटम चेंज होगा. अब मैं इसके बाद तुम्हें सेकंड स्टेटमेंट दे रहा हूं. अगर किसी चीज का मोमेंटम चेंज हो रहा है इसका मतलब उस पर फोर्स लग रही है. स्टेटमेंट नंबर 2
स्टेटमेंट नंबर 3 इज, अगर किसी चीज का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 3। मोमेंटम अगर चेंज नहीं हो रहा, मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। स्टेटमेंट नंबर 4 इज, अगर कोई फोर्स नहीं लग रही किसी बॉडी पे, इसका मतलब उसका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। दिस स्टेटमेंट नंबर 4 कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रही, तो इसका मतलब उसका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। So basically the law of conservation of momentum says what? If the net external force acting on a system of bodies or any body is zero, if the net external force acting on a system of bodies is zero, then the change in momentum of that system is also zero. अगर किसी सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रही है, तो उसके मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, प्लीज मार्क माय वर्ड्स वेरी केयरफुली। मैं बोल रहा हूं किसी सिस्टम पे, किसी सिस्टम पे का मतलब क्या होता है? लेट्स से आई हैव टू बॉल्स, लेट्स से दिस इज बॉल 1, द मास इज m1, इट इज ट्रैवलिंग विद अ सर्टेन स्पीड, लेट्स से u1। ऐसे बॉल आगे जा रही है और ये आगे जाती जाती एक दूसरी बॉल से टकरा गई। यहाँ पे एक दूसरी बॉल जा रही है, दिस इज m1, और इसकी जो स्पीड थी ट्रेवल करने की, दैट वाज u2। लेट्स सपोज दिस इज ट्रैवलिंग विद u2, ये u1 से जा रही है, वो u2 से जा रही है। एंड देन व्हाट हैपेंड इज, ये दोनों बॉल्स का क्या हुआ? दे कोलाइडेड विद ईच अदर। मान लो ये u1 था, वो ज्यादा था u2 से, एंड आफ्टर सम टाइम दीज टू बॉल्स आगे जाके, दिस इज m1, this is m2, they collided with each other। okay, तो यहाँ पे ये दोनों मिलेंगे अभी आपस में, यहाँ पे कुछ फोर्सेस वगैरह लगेंगी। अब ये क्योंकि मिल गई हैं तो कांटेक्ट फोर्स भी होगा, ये उसको धक्का मारेगी, ये इसको धक्का मारेगा। न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलेगा कि दोनों सेम फोर्स के साथ धक्का मारेंगे एक दूसरे को। या दिस इज द सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में क्या था? ये दोनों अलग अलग जा रहे थे ऐसे ऐसे। सेकेंड फेज में क्या हुआ? ये दोनों ऐसे मिल गए। थर्ड फेज में क्या होगा? अब क्योंकि टक्कर हो गया, ठीक है, कोलिजन हो गया, दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो ये जो m1 वाली बॉल थी, अब ये जाने लगी आगे v1 की वेलोसिटी से। जो m2 वाली बॉल थी, अब ये आगे जाने लगी v2 की वेलोसिटी से। ओके, आई होप तुम्हें सिनेरियो समझ में आ गया होगा, कुछ भी खास नहीं हुआ यहाँ पे। बेसिकली दो बॉल्स जा रही थी, पहली की वेलोसिटी थी u1, दूसरी की वेलोसिटी थी u2, दोनों की टक्कर हो गई। फिर उसके बाद दोनों की वेलोसिटी चेंज होगी, इसकी होगी v1, उसकी होगी v2। यस, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है कि जब इनकी टक्कर होगी तो दोनों आपस में कुछ फोर्सेस लगाएंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बाहर से फोर्स तो नहीं लग रही, कोई मैन ने तो इसको धक्का नहीं मारा, ठीक है, किसी ने इसको भी धक्का नहीं मारा। ये जो भी फोर्सेस लग रही हैं वो इनके अंदर अंदर ही लग रही हैं, आपस में लग रही हैं। तो अब ये जो फोर्सेस लगेंगी, जब ये दोनों की टक्कर होगी, तो ये जो m1 है वो m2 को एक धक्का मारेगा ऐसे करके F फोर्स के साथ। और न्यूटन थर्ड लॉ से तुम्हें पता चलता है कि जब m1 m2 को धक्का मारेगा F फोर्स के साथ, तो m2 भी m1 को धक्का मारेगा F फोर्स के साथ। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी। ये हमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पता है। यस, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से मुझे पता है कि F1 अगर m1 m2 को धक्का मार रहा है F फोर्स से, तो m2 m1 को धक्का मारेगा विद एन ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी अ थम्स अप, इज दिस क्लियर? ये पता चल गया कि अगर m1 उसको धक्का मारेगा F फोर्स से, तो m2 इसको धक्का मारेगा F फोर्स से, और ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी। ओके, सो लेट्स से जो m1 ने धक्का मारा m2 को, उसको मैं बोल रहा हूं 1 ने धक्का मारा 2 को। यस, जो पहले वाले ब्लॉक ने दूसरे को धक्का मारा, उसको मैं बोल रहा हूं F12, और जो दूसरा वाला ब्लॉक पहले को धक्का मारेगा, उसको मैं बोल रहा हूं F21। अब मेरे को पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है,
लेकिन डायरेक्शन उल्टी है। तो अगर मैं इसके सामने माइनस लगा दूं तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है? ये एक सही इक्वेशन लिखी है मैंने? गिव मी अ थम्स अप। ये सही इक्वेशन है? दो फोर्सेस थी मेरे पास, मेरे को पता था दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टी है। तो मैंने क्या किया, एक फोर्स के सामने माइनस लगा दिया। तो मैंने लिख दिया कि जो पहली वाली फोर्स अगर ऐसे है तो वो दूसरी वाली फोर्स के इक्वल है, बस मैग्नीट्यूड उल्टा है। ओके, दैट मींस ये वो वाली फोर्स है जो M2 पे लग रही है। तो M2 पे जो फोर्स लग रही है वो एक्चुअली में है क्या? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मुझे पता है, दिस इज मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। दिस इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स mass of first object into acceleration of first object. Yes, and I know this mass of second object into acceleration of second object is what? Speed थी u2, फिर हो गई v2. This gives me v2 minus u2 upon time. This is equal to mass times v1 minus u1 upon time. ओके, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं। यहां से तुम्हारा टी कट जाएगा। ओके, यहां पे एक नेगेटिव साइन भी है, दिस नेगेटिव। या तो अब मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, टी कट गया, दिस इज m2 v2 माइनस m2 u2 is equal to negative times m1 v1 minus times m1 v1 plus m2 m1 u1। ओके, अब तुम इसको शिफ्ट कर दो थोड़ा सा, v वाली टर्म्स को एक साइड ले आओ, u वाली टर्म्स को एक साइड ले आओ, तो ये तुम्हारा बन जाएगा, दिस इंप्लाइज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और अब तुम ध्यान से देखो, ये m1 u1 क्या है? m1 u1 इसका मोमेंटम है कोलिजन से पहले, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ब्लॉक 1। m2 u2 क्या है? m2 u2 इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ब्लॉक 2। दैट मींस ये लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्या है? इज द मोमेंटम ऑफ बोथ द ब्लॉक्स कोलिजन से पहले, दैट इज पहले का मोमेंटम। ये क्या है? m1 v1 बाद का मोमेंटम ऑफ ब्लॉक 1, ये बाद का मोमेंटम ऑफ ब्लॉक 2। so this gives me momentum of the blocks after the collision, so p1 is equal to p2। ओके, सबसे पहले तो जिनको समझ में आ गया वो मेरे को थम्स अप दे दो, बाकी लोगों के लिए मैं दोबारा से समझाता हूँ। ओके, भावना, ट्विंकल, साइक, समझ में आया पूरा? एक बार ये डायग्राम को नोट कर लो, ठीक है? ये डायग्राम को नोट कर लो जो हमने बनाया कि u1 की स्पीड से वो जा रहे हैं, तो ये डायग्राम को नोट कर लो। फिर ये वाली कैलकुलेशन मैं दोबारा से कर रहा हूँ, ठीक है? m1 था वो u1 की स्पीड से जा रहा है, वो v1 होगी उसकी स्पीड, और m2 था वो u2 की स्पीड से जा रहा था, उसकी स्पीड होगी v2। इसको मैं एक बार दोबारा से कर रहा हूँ, ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा फर्स्ट वाली चीज कि फोर्स जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ये तो समझ में आ गया। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स मास इनटू एक्सेलरेशन। So this is equal to m2 into v2 minus u2 upon t. This is negative times m1 into v1 minus u1 upon t. t कट गया तो यहां से क्या आ जाएगा? m2 v2 minus m2 u2 is equal to minus m1 v1 plus m1 u1। अब मैं v वाली टर्म्स को एक साइड लेके आ रहा हूं, इस v वाली टर्म को मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो दिस इज m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूं,
m1u1 प्लस m2u2। तो अगर तुम ये वाली चीज देखो, दिस इज द टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद, दिस इज द टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले। ये दोनों चीजें इक्वल आ गई। ये दोनों चीजें इक्वल क्यों आई हैं? क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही थी, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड हो गए ना। तो अगर तुम इसको एज अ सिस्टम देखो, एज अ होल तुम एज अ सिस्टम देखो, इस पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगी थी। जो सारी फोर्सेस लगी थी इसके अंदर अंदर ही लगी थी। अब क्योंकि सारी फोर्सेस इंटरनल थी, इसलिए द नेट एक्सटर्नल फोर्स बाहर से अभी तक इस पे कोई लगी नहीं थी। अब क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स इसमें जीरो थी, दैट मींस व्हाट, इसके मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आया। और एग्जैक्टली वही हुआ, जो इनिशियल मोमेंटम था कोलिजन से पहले का, जो मोमेंटम था वही कोलिजन के बाद का मोमेंटम। वेलोसिटीज चेंज होगी, इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो गए। देखो u1 का इंडिविजुअल, जो पहला वाली बॉल थी उसका मोमेंटम चेंज हो गया क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी, दूसरी वाली बॉल का भी मोमेंटम चेंज हो गया क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी। लेकिन जो सिस्टम था एज अ होल, सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ क्योंकि पूरे सिस्टम पे कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी थी। ठीक है, ये तो होगी थ्योरी की बात कि जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन। सो इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मान लो एक बाइक जा रहा है, ठीक है, एक कार जा रही है, ठीक है, कार का वेट है लेट्स से 100 केजीज। ये कार है, ऐसे करके टाउ 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 टाउ, ये 100 किलो की कार, ठीक है, और ये जा रही है तुम्हारे सामने से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, वैसे जा नहीं सकती इतनी स्पीड से, मतलब मान लो इतनी स्पीड पे जा रही है, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे जा रही है। ये 100 किलो की कार है। तुम खड़े हो सड़क पे, तुम यहाँ पे खड़े हो सड़क पे, राइट, तुम्हारा वेट है 50 किलो। कितना लोगे अपना वेट, ऐसा लगा लो 50 केजी लगा लो। सो योर वेट इज 50 केजी। तो जैसी तुमने इस कार को देखा, जैसी तुमने इस कार को देखा, ये कार तुम्हारे सामने से निकल रही थी, तुम इस कार के ऊपर चढ़ गए जंप मार के। ठीक है, तुमने क्या किया, स्टेप 2 में तुम इसके ऊपर चढ़ के आगे, अब तुम इसके ऊपर ऐसे खड़े हो गए अजय देवगन की तरह। अब तुम बताओ कार की स्पीड कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक कार जा रही थी, 100 किलो की कार थी, उसकी स्पीड थी 50 मीटर पर सेकंड। तुम सड़क पे खड़े थे, जैसी कार तुम्हारे सामने से निकली, तुम कार के ऊपर जाके खड़े हो गए। अब बताओ तुम्हारी पूरे सिस्टम की स्पीड क्या होगी? अब कार की स्पीड कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? अब तुम्हें ये निकालना है। ओके, तो कर दो इसको, तुम्हारे पास 30-40 सेकंड है, जल्दी से कर दो। बस एक चीज का ध्यान रखना, कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है मतलब क्या? मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा मतलब क्या? इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम पूरे सिस्टम का। चलो देखो एक बार, ठीक है, एक बार देखते हैं इसको। यहाँ पे कितने लोग हैं? टोटल 2 लोग हैं, एक तो कार है और एक तुम हो। कार को मैं सी लिख रहा हूं, तुम्हें मैं टी लिख रहा हूं, ठीक है। एक तो है ये कार, ये हो तुम। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं, किसी ने किसी चीज को धक्का नहीं मारा। इसका मतलब क्या है? सारी जो फोर्सेस है वो अंदर ही अंदर लग रही हैं, तो वो आपस में कट जाएंगी। मतलब जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो मतलब इनिशियल मोमेंटम will be equal to फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम में कौन सा मोमेंटम है? एक तो मोमेंटम होगा इनिशियल कार का, और एक मोमेंटम होगा इनिशियल तुम्हारा। दिस शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम किस किस चीज का फाइनल मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम। अब एंड में क्या होगा? तुम और कार एक ही बन गए हो, मतलब पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। तो पहले तो इनिशियल मोमेंटम देख लो। कार का इनिशियल मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द कार। मास इज हाउ मच? 100 इनटू वेलोसिटी ऑफ द कार इज 50। तुम्हारा वेट कितना है? 50। और तुम्हारी वेलोसिटी शुरू में कोई है, तुम सड़क पे खड़े हो ना आराम से, तो तुम्हारी वेलोसिटी 0। दिस इज इक्वल टू टोटल मास। एंड में तुम दोनों एक ही सिस्टम बन गए,
तो तुम्हारा टोटल मास कितना होगा 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150 इंटू स्पीड ऑफ द कार। ये तो कट गया, ये 0 कट गया इसके साथ, ये 5 कट गया इसके साथ। सो वेलोसिटी ऑफ द कार इज 33.33 मीटर पर सेकंड। मतलब जब तुम जंप मार के कार के ऊपर चढ़ जाओगे तो जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकंड से कम होके 33.3 मीटर पर सेकंड रह जाएगी। प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ दिस इज क्लियर। इसको नोट कर लो एक बार। मान लो तुम दो लोग जा रहे हो, तुम एक जा रहे हो कार पे या फिर एक ट्रॉली पे जा रहे हो या फिर किसी भी चीज पे जा रहे हो, तुम ऐसे एक ट्रॉली पे जा रहे हो, ये तुम्हारी ट्रॉली है, या तुम ट्रॉली पे जा रहे हो, तुम्हारी स्पीड जो है ट्रॉली की सिस्टम के साथ, ठीक है, तुम इसके ऊपर खड़े हो, लेट्स से तुम इसके ऊपर खड़े हो, तुम इसके ऊपर ट्रॉली के ऊपर खड़े होके जा रहे हो और ये जो ट्रॉली जा रही है आगे 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये जो पूरे सिस्टम का मास है तुम्हारा और ट्रॉली का मास मिला के जो मास है दैट इज 70 kgs। फिर तुमने क्या किया, तुमने ट्रॉली से जंप मार के तुम नीचे आ गए, ठीक है, ये सिस्टम आगे जा रहा था, तुमने क्या किया, तुम ट्रॉली से जंप मार के तुम सड़क पे आ गए और तुम्हारी स्पीड होगी एकदम से 0, ट्रॉली आगे जाती रही और जो तुम्हारा मास था, लेट्स से तुम्हारा मास इज 35 kg, पूरे सिस्टम का मास है 70 kg, तुम्हारा इंडिविजुअल मास है 35 kg। तो ट्रॉली जा रही थी पहले 60 की स्पीड से, अब बताओ ट्रॉली की स्पीड क्या हो जाएगी। चलो देखें एक बार। अब ट्रॉली जा रही है, ट्रॉली के ऊपर से कोई बंदा जंप मार गया, तो पूरे सिस्टम पे बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगी, किसी ने उसको धक्का तो मारा नहीं है बाहर से आके, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगी, मतलब क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 का मतलब क्या है, जो मोमेंटम है, मोमेंटम चेंज नहीं होगा, जो पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है वही पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम होगा। तो इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का कितना है, टोटल मास कितना है 70 kg और वेलोसिटी कितनी है 60। ओके, मैं तो आई थिंक अगर तुम्हें इसमें डाउट हो रहा है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, ये हमने पहले दिन किया था, ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का इतना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए दो पार्ट में हो जाएगा ये डिवाइड, एक तो तुम अलग से 35 kg के और तुम्हारी वेलोसिटी कितनी होगी, तुम तो सड़क पे ही आगे खड़े होगे, तो ये होगी 0 प्लस ट्रॉली का मास अलग से 35 और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v। ये तो कट गया, ये कट गया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 120 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तुम्हें बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, दैट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा और सिंपल कर रहा हूँ इसको, ठीक है, मैंने आई थिंक तुम्हें सिंपल वाली एग्जांपल्स कराई नहीं, मैं तुम्हें एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल करा रहा हूँ, जो हमने अभी एग्जांपल ली थी ना कि दो बॉल्स वाली, एक बॉल है, इसका मास है 2 kg, ये ऐसे जा रही है राइट साइड पे विद अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे एक दूसरी बॉल पड़ी है, ठीक है, जिसका मास है 2 kg और ये रेस्ट पे है, ये वाली बॉल रेस्ट पे है। तो जब ये वाली बॉल जाके इसके साथ मिल गई तो क्या होगा, ये दोनों बॉल एक बन गई, जैसे वो आटा नहीं होता, ऐसा मान लो ये रबड़ की बॉल्स हैं, ये दोनों बॉल्स आपस में मिल गई और ये एक बड़ी बॉल बन गई 4 किलो की, और ये आगे ट्रेवल कर ली। उसके बाद तुम्हें बताना है जब ये दोनों बॉल्स मिल जाएंगी उसके बाद ये कौन सी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेंगे। एक बॉल जा रही थी 2 किलो की 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वो दूसरी बॉल के साथ मिल गई 2 किलो की जो रेस्ट पे थी,
फिर मिलने के बाद दोनों बॉल्स साथ में ट्रेवल करने लगी, मतलब दोनों का मास ऐड हो गया, मास बन गया 4 kg। तो बताओ जब मास ऐड होने के बाद ये बड़े वाले मास की वेलोसिटी क्या होगी? So collision के बाद the whole system will travel with a velocity of 4 meter per second. Please give me a thumbs up if this is clear, then I'll move on to the next question. Okay. Okay, perfect. Now, imagine two balls. Imagine two balls. एक यहाँ पे बॉल है 2 kg की, एक यहाँ पे भी बॉल है 2 kg की। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं. दिस इज कमिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. दिस इज ऑल्सो कमिंग लेफ्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. दोनों बॉल्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से. फिर उसके बाद क्या होता है, इनका कोलिजन हो जाता है. यहाँ पे कोलिजन होता है और ये जो पहली वाली बॉल है वो वापस मुड़ जाती है लेफ्ट डायरेक्शन में विद 5 मीटर पर सेकेंड. पहली वाली बॉल्स टर्न्स लेफ्ट, उधर जा रही थी, जाती जाती इधर आ जाती है. फर्स्ट वाली बॉल टर्न्स लेफ्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. तुम्हें बताना है दूसरी वाली बॉल की वेलोसिटी क्या होगी. इसका मास है 2 kg, 2 kg, 2 kg, 2 kg, 2 kg, 2 kg. 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी तुम्हें निकालनी है. व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल आफ्टर द कोलिजन.
Okay, so once again, the net external force, once again, the net external force in this is 0. Now, net external force is 0 का मतलब क्या है? The momentum will be conserved. Momentum conserve होने का मतलब क्या है? Initial momentum will be equal to the final momentum. Let me see the initial momentum. Initial momentum क्या है? ये 2 kg का मास है, 5 की स्पीड से जा रहा है, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में +10, और इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है? 2 मास है, वेलोसिटी इज -5, सो इनिशियल मोमेंटम इज -10. दिस इज +10, दिस इज -10, मतलब इनिशियल मोमेंटम दोनों का इकट्ठा कितना हो जाएगा? 0. ठीक है, तो क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था, इसका मतलब एंड में भी इनिशियल मोमेंटम 0 ही होगा. तो एंड में क्या है? ये 2 किलो का मास है, लेफ्ट ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? -10. इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? 10, क्योंकि हमें नेट 0 चाहिए, तो इसका इनिशियल मोमेंटम होगा 10, इसका मास है 2, तो और इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 10/2 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड. So this velocity will be equal to 5 meter per second. Okay, please give me a thumbs up if this is clear. Please give me a thumbs up if this was clear. Check. Please give me a thumbs up if this is clear. Bhavna and Twinkle. Okay. Now the next question is, एक बॉम्ब है, एक बॉम्ब हवा में जा रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा मान लो हवा में ऐसे, हवा में कोई एक बलून है, and that balloon is 18 kgs of mass. The mass of the balloon is 18 kgs. एक हवा में ऐसे बलून है, उसका मास है 18 kgs. ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है कि एक्सप्लोजन होता है और ये फट जाता है, ये बलून फट जाता है और इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं. इसका जो पहला टुकड़ा होता है वो होता है 9 किलो का. एक 9 किलो का इसका टुकड़ा हो जाता है जो ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है विद द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. एक बॉम्ब था, ऊपर हवा में ऐसे ही पड़ा था, आराम से हवा में लटक रहा था, 18 केजीज का. उसके 2 पीसेस हो जाते हैं, एक तो 9 किलो का हो जाता है पीस, वो ऊपर जाने लगता है विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. द क्वेश्चन इज, बताओ दूसरे टुकड़े का क्या हुआ? पहला तो वो दूसरा टुकड़ा कितने मास का था, उसके बाद फिर वो गया कहां? Excuse me, sir. Yes. Yes. Sir, can you repeat the question again? Okay, so the question is, there is a balloon in the sky. There is a bomb in the sky, or a balloon in the sky, or a ball in the sky, whatever, okay? So there is a balloon in the sky which has a mass of 18 kgs. Now, because of some internal explosion, when I say internal explosion, अंदर कुछ forces लगती हैं, and because of those internal forces, there is an explosion which happens inside this bomb. Now, as a result of that explosion which happens inside the bomb, this bomb breaks apart into 2 different pieces. Because of the internal forces, the bomb breaks apart into 2 different masses. Number 1 mass is 9 kgs, which goes up with the speed of 6 meters per second. The bomb breaks apart into 2 pieces. The first piece is of mass 9 kgs, which goes up with a velocity of 6 meters per second. The question is, what happened to the second piece? What happened to the second piece of mass? Kashish, please give me a thumbs up if the question is clear.
क्वेश्चन ये है कि एक बॉम्ब पड़ा था, हवा में लटक रहा है बॉम्ब, ठीक है, बॉम्ब था या बलून था या फिर एक बॉल थी, 18 किलो की एक बॉल थी हवा में, अंदर ही अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ, उसके टुकड़े हो गए दो, एक टुकड़ा हो गया 9 किलो का तो दूसरा भी 9 ही किलो का होगा, ठीक है, क्योंकि 9 + 9 = 18। तो अब ये 18 केजी का था, उसके दो पीसेस हो गए, एक तो 9 केजी का, एक जो 9 केजी का पीस था वो ऊपर जाने लगा। अब क्योंकि जब एक्सप्लोजन होगा तो बॉम्ब वैसे तुम्हें बताएगा थोड़ा ना, मैं एक्स में जाऊंगा वाई में जाऊंगा तो कहीं भी चला जाएगा। तो जो 9 किलो का एक पीस था वो ऊपर जाने लगा विद वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। तुम्हें मुझे ये बताना कि दूसरा वाला जो पीस था, जो दूसरा वाला 9 केजी का दूसरा मास था, वो कहां पे गया? ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, इसमें कोई बाहर से फोर्स लग रही है? कुछ बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है कि इसका जो मोमेंटम होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब द इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम इस बॉल का क्या है? स्टार्टिंग में 18 केजी का एक मास था जो जस्ट हवा में था। अब उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास दैट इज 18 केजीज इनटू वेलोसिटी दैट इज जीरो। सो इनिशियल मोमेंटम इज 18 into 0. This is equal to फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है इसका? 9 into वेलोसिटी इज 6 ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब 6J प्लस 9, दूसरा वाला मास भी 9 किलो का है, उसकी वेलोसिटी। तो ये तो आ गया 0। दिस इज 9 into 6 which is 54J plus 9V। अब इसको तुम कैलकुलेट करोगे और V will come out to be -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो -6J का मतलब है इस वाली वेलोसिटी से बिल्कुल ऑपोजिट। तुम वैसे भी इसको सोच के देख सकते थे कि यार अब उसका कुछ मोमेंटम ही नहीं है, शुरू में उसका मोमेंटम 0 है, तो इंटरनल फोर्सेस के साथ जो एक्सप्लोजन हुआ है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। तो ये वाले मास का ऊपर की तरफ वेलोसिटी है 6, तो ऊपर की तरफ मोमेंटम कितना है? 9 into 6। तो नीचे की तरफ मोमेंटम कितना आएगा? 9 into 6। तो जो ऊपर वाली वेलोसिटी होगी दैट विल आल्सो बी द नीचे वाली वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम तुम्हारा एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में कंजर्व्ड रहेगा। अगर इसकी जगह मैं तुम्हें ये बोल देता कि ये 18 केजी का मास था, इसके दो टुकड़े हो गए, और जो पहला टुकड़ा था इट स्टार्टेड ट्रेवलिंग 9 kgs मास स्टार्टेड ट्रेवलिंग इन द राइट डायरेक्शन विद 7 मीटर पर सेकेंड। तो फिर जो दूसरा 9 kg वाला मास होगा दैट विल बी ट्रेवलिंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन विद 7 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारा ओनली मोटिव इज हमें मोमेंटम कंजर्व रखना है। शुरू में मोमेंटम 0 है और बाद वाला मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो अगर इसकी वेलोसिटी 7 है, इसका मास 7 है, ओके, तो इसकी वेलोसिटी भी 7 ही आएगी, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि मोमेंटम कंजर्व्ड रहे। क्या ये चीज समझ में आ रही है तुम लोगों को? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ओके, मैं थोड़ा सा तुम्हें एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा अभी, जो AIEEE में तुमसे पूछा जाता है। ओके, सो दिस इज 18 kgs ऑफ मास। 18 किलो का एक मास है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, हवा में पड़ा हुआ है 18 kgs ऑफ मास। उसके अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन की वजह से उसके 3 टुकड़े हो गए। पहला तो सेम मास के हो गए, मान लो 3 जो टुकड़े हुए वो सेम मास के हो गए। जो पहला था 6 kg वाला, तो 3 जब उनके पीसेस होंगे तो 6 6 6 के होंगे। जो पहला 6 kg वाला था वो इधर ट्रेवल करने लग गया विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। जो दूसरा 6 kg वाला था वो इधर ट्रेवल करने लग गया विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरा 6 kg वाला।
क्या तुम मुझे बता सकते हो तीसरा 6 kg वाला जो टुकड़ा है वो उसका क्या हुआ होगा? ओके चलो देखते हैं इसको। ये तीनों का मास सेम है 6 6 6। तो जब एक्सप्लोजन हुआ, अब क्योंकि शुरू में मोमेंटम इज 0, मास इनटू वेलोसिटी इन द बिगिनिंग इज 0, दैट मींस एंड में भी मास इनटू वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। अब एक्स एक्सिस में भी तुम्हारा मोमेंटम 0 होगा, वाई एक्सिस में भी तुम्हारा मोमेंटम 0 होगा। तो एक्स एक्सिस में मोमेंटम अभी तक क्या है, इसका मास 6 इंटू 530। तो मतलब जो दूसरा वाला मास बच जाएगा, तीसरा वाला मास, उसकी राइट साइड पे वेलोसिटी होगी 5, ताकि ये 30 और 30 इससे मैच हो जाए। सिमिलरली इसका मोमेंटम नीचे की तरफ भी है, 6 इंटू 530 नीचे, तो इसका ऊपर भी मोमेंटम होगा 30, मतलब इसकी ऊपर भी वेलोसिटी होगी 5। तो ये जो मास बच जाएगा इसकी वेलोसिटी इधर भी होगी 5, इधर भी होगी 5, तो ओवरऑल इसकी वेलोसिटी क्या होगी इस डायरेक्शन में, एंड द स्पीड विल बी व्हाट 5√2। 5√2 क्यों? क्योंकि अगर ये 5√2 होगा, then this will be 5 and this will be 5।